है, मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यादें 2025। कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं विदेश नीति के मोर्चे पे कैसा रहा ये साल। निश्चित तौर पे इस साल चुनौतियां रहीं, अनिश्चितता के बादल मंडराते रहे, आर्थिक तौर पे भी हमें काफ़ी मुकाबला करना पड़ा। लेकिन यह साल अगर विदेश नीति के मोर्चे पे जाना जाएगा तो वह है संतुलन के प्रयास और संकल्प। किस तरीके से भारत की विदेश नीति में इन दो चीज़ों को लेकर काम करते रहे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद भारत की पुरानी समस्या रही है। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जब 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक की हत्या कर दी, तो भारत ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से संचालित इस हमले में कई पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए और उनका बचाव करने आए पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। आतंकवाद के खिलाफ एक पॉलिसी है जो हम कहते हैं कि एक नया नॉर्म है इसमें, जिससे कोई भी ऐसा हमला हो भविष्य में तो हमारा रिस्पांस बिल्कुल शक्तिशाली रहेगा। जैसे इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, चल रही है, और इसमें जब तक ये आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से इनको समर्थन मिलेगा तो हमारी तरफ से ना तो टॉक्स हो सकते हैं, जहाँ पे टॉक्स नहीं हो तो ट्रेड भी नहीं हो सकता है, और वहाँ ट्रेड नहीं हो तो पानी भी बह नहीं सकती। तो ये नीति जो है ये पहली दफ़ा हम बिल्कुल एस्टैब्लिश कर लिया है। कई दबावों के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लक्षित कार्रवाई करने का भारत का खुला ऐलान था। इस स्वायत्त निर्णय ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। भारत ने अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाते हुए आतंकवाद के मददगार और गुनाहगार पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए सांसदों के बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न देशों में भेजा, जिससे आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति को बहुआयामी समर्थन मिला। हमने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया और उसमें सांसद सदस्य थे ऑल पार्टी डेलीगेशन के। इन्होंने साफ साफ बताया जो ये नीति है, न्यू नॉर्मल जो कहते हैं, इसके बारे में इन्होंने बड़ा क्लियरली हमारे जो पार्टनर्स हैं, हम जिसके साथ अच्छे संपर्क हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह बताया। और ये सभी देशों ने हमें कहा कि हम आपके साथ हैं, जबकि ये आतंकवाद के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं, और भविष्य में जो भी हो हम आप ही के साथ होंगे। इस बीच अफगानिस्तान में भारत की कूटनीति ने नई छलांग ली। जिन तालिबान शासकों का दुरुपयोग एक समय पाकिस्तान भारत के खिलाफ किया करता था, आज वही तालिबान अफगानिस्तान में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भारत के साथ खड़ा है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में आई गर्माहट को देखकर पाकिस्तान अवाक है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 9 अक्टूबर को भारत आए। वो देवबंद सहित देश के कई कोनों में गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिले, पत्रकारों से बातचीत की। फिर एक महीने बाद अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन आजीजी और 17 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाली भारत आए। अफगानिस्तान ने देश को एक नए सिरे से खड़ा होने के लिए भारत पर भरोसा जताया। हमारी नीति फॉरेन विदेश नीति की कंटिन्यूटी है, और ये कंटिन्यूटी बनाकर इनको जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अभी जो दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, इनके जो अर्थक्वेक हुए उनके उसमें भी हमने सहयोग दिया था। ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये भी देखते हुए कि पाकिस्तान और इनके बीच में एक विवाद सा है, तो हम इसमें तो हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि अफ़गानिस्तान एक देश है जो हमारे साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। इनके जो जनता है ये हमारे
भारत के पक्ष में है और ऐसे देश के साथ जो हमारा ऐतिहासिक संबंध है वो हमें जारी रखना चाहिए और हम यही कर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो 2 साल पहले भारत विरोधी राजनीति के लिए जाने जाते थे, अब भारत के मुरीद हो गए हैं। भारत की महत्ता को मानते हुए उन्होंने 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर आने के लिए आमंत्रित किया। माले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभूतपूर्व स्वागत किया गया और दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हमारे निश्चित रूप से इंडियन ओशन और अरेबियन सी में सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। वहीं पर ही मालदीव का जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है वो बहुत कुछ हद तक भारत पे डिपेंडेंट है। खासकर जब हम बात करते हैं कि जो पेरिसेबल आइटम्स की बात करते हैं या टूरिज़्म की बात करते हैं, तो बहुत कुछ हद तक मालदीव भारत पर एक डिपेंडेंसी है। भारत की साफ साफ अपनी एक पॉलिसी है कि जिसमें 3 एस्पेक्ट्स वो ध्यान में रखते हैं जब भी नेबरिंग कंट्रीज से वो डील करते हैं। पहला सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। कि इंटरनल सिक्योरिटी में कि वहाँ पे किसी तरीके का रेडिकलाइजेशन हो रहा है या फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, ये सब हमारा कंसर्न होता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ में एक सेफ हेवन नहीं बनना चाहिए। दूसरा जो हमारा कंसर्न है कि जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं, अमेरिका है, चाइना है, वो बहुत कुछ हद तक इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो जो पूरे ही दक्षिणी एशिया और इंडियन ओशन पे एक थ्रेट इमर्ज हो रहा हो। तो भारत कंसर्न रखता है, ध्यान में रखता है और उसी के हिसाब से नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस डेवलप करता है। नवंबर में श्रीलंका में भारी तूफान आया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की मेडिकल और राहत बचाव टीम ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तुरंत वहां पहुंचकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई और श्रीलंका के संकटग्रस्त लोगों की मदद की। इससे पहले 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो की यात्रा की, जहां श्रीलंका ने उन्हें विदेशी नेताओं के लिए अपनी सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। सोलह अक्टूबर को श्रीलंका की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आईं। भारत को एक मित्र के रूप में देखने लगे। अभी साइक्लोन आया तो सागर मित्र जो वो पॉलिसी के माध्यम से वहाँ कितना लगभग $450 मिलियन का हमने उनको असिस्टेंस हेल्प किया। तो श्रीलंका की जनता भी इस बात के लिए आश्वस्त है कि भारत हमारा क्राइसिस में एक पार्टनर है और भारत के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। पिछले साल बांग्लादेश में हुए छात्र विद्रोह के बाद भारत आई तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सुरक्षा को खतरा देखते हुए भारत ने उनकी शरण को जारी रखा। बांग्लादेश की अनिर्वाचित सरकार ने भारत के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश की और कई गैर जिम्मेदार बयान भी दिए, लेकिन पड़ोसी पहले नीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को बनाए रखा और लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि बांग्लादेश में चुनाव हों। अब फरवरी में ये चुनाव होने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत क्रिटिकल फेज में चल रहा है और जो हालात हैं वो चिंता का विषय है बांग्लादेश के लिए भी और पूरे दक्षिण एशिया के लिए। भारत का एक हमेशा एक एडवोकेसी रहा है कि वहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व हो और उस राजनीतिक स्थायित्व के लिए 2 पहलू पे भारत हमेशा बल दे रहा है, खासकर बांग्लादेश के संदर्भ में कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं और साथ ही साथ जो लिबरल डेमोक्रेटिक मुस्लिम्स हैं, मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, जो बंगाली अस्मिता में विश्वास करते हैं और बंगाली
एक तरीके से पहचान में विश्वास करते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है उससे भी डायलॉग स्थापित किए हैं कि आप इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कीजिए। ये एक बहुत बड़ा पक्ष है। दूसरा, भारत कहता है कि भाई वहाँ पे जो आप जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट का आपका इंटरनल इशू है, आप कैसे, लेकिन वो जो ट्रांजिशन हो गवर्नमेंट का वो स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, क्रेडिबल ट्रांजिशन होना चाहिए। और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारत एम्फसाइज कर रहा है कि वहाँ पे फ्री, फेयर, पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव इलेक्शन होना चाहिए। और उसके लिए हमेशा डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश को और मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार को एंगेज किया। दो 2025 के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को भूटान की यात्रा पर गए। मौका था भूटान द्वारा आयोजित ग्लोबल पीस प्रेयर में भाग लेने और भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंगमे वांगचुक के 70वें जन्मदिन का। लेकिन इसके उद्देश्यों में भूटान को सुरक्षा खतरे की स्थिति में भारत के सहयोग से आश्वस्त